Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So in this video we are going to talk about themes of the murder of अजीज़ खान. प्रीवियस वीडियो में हमने मर्डर ऑफ अजीज़ खान नोवेल को स्टार्ट किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर एनालिसिस को डिस्कस किया था. आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा थीम्स ऑफ मर्डर ऑफ अजीज़ खान को हम डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो थीम हमें देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है. मैंने आपको बताया था इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कि 1947 की पार्टीशन के बाद जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था, जैसे कैपिटलिज्म आ चुका था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बन रही थी विद द सिचुएशन, जो लोग थे वो इमर्ज हो रहे थे, ठीक है. तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. जो शाह फैमिली है बेसिकली वो दो इंडस्ट्रीज़ बनाती है, ठीक है. वो टेक्सटाइल कंपनी बनाती है कालापुर के अंदर. हिपोक्रेसी इनके अंदर दिखाई गई है और वो नेगेटिव एक्ट लेते हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देने के लिए जो शाह फैमिली है, अकरम शाह है, वो पहले तो मनाने की कोशिश करता है अजीज़ खान को 3 साल तक, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो दूसरे तरीके अपनाता है, यानी उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है थ्रू हिज ब्रदर्स. और एट द सेम टाइम हमें देखते हैं कि उनके साथ इनजस्टिस का सलूक किया जाता है. तो इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो बेसिकली रेफर करता है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी, और जो हम कह सकते हैं हिपोक्रेसी ऑफ द शाह फैमिली, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का भी, जो अपने मतलब के लिए, अपने ग्रीड के लिए इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. हमने देखते हैं कि जैसे नोवेल स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसके अंदर दिखाया गया है शाह फैमिली जब आती है इंडस्ट्रीज़ बनाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट तकरीबन 10% ज़्यादा मुनाफा हो जाता है. और फिर वो पैसे अरेंज करता है, वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाता है, फिर वो रिश्वत भी देता है, जैसे हमने मोहम्मद करीम का करैक्टर पढ़ा था. और इसके अलावा जब उसकी ये हम कह सकते हैं कि जब उसकी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की हवस पूरी नहीं होती तो फिर वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है. इस तरह हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का थीम इसके अंदर देखने को मिलता है. और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बनाने के लिए जो अजीज़ खान है उसकी जो 70 एकड़ लैंड है उसको भी हासिल करना चाहता है. इसलिए जो राइटर है वो लिखता है कि अजीज़ खान्स लैंड इज़ अडोनमेंट फॉर शास ब्रदर्स आइज, यानी उसकी जो लैंड है एक आराइशी चीज़ है फॉर शास ब्रदर्स आइज. तो ये था हमारे पास पहला थीम. दूसरा थीम है हमारे पास करप्शन का थीम. करप्शन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है. जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है, कैपिटलिज्म आ गया है, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो करप्ट है, ठीक है. कैपिटलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है कि उनके अंदर जो ग्रीड और लस्ट होता है लोगों के अंदर. इसके अंदर हम देखते हैं इकोनॉमिक करप्शन भी है और मॉरली करप्शन भी है. जो इकोनॉमिक करप्शन है बेसिकली वो रेफर करती है अकरम की फैमिली को, ठीक है, और इसके अलावा फजल इलाही को. और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो मोहम्मद करीम का करैक्टर वो इसके अंदर आएगा, किस तरीके से वो ब्राइबरी लेते हैं, ठीक है. और जो मॉरली करप्शन हम देखते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ रफ़ीक, यानी रफ़ीक को जिस तरीके से एक्सप्लोइट किया जाता है थ्रू द हैंड ऑफ आफाक, ये सारी मॉरली करप्शन इसके अंदर देखने को मिलती है. और इसी तरह जो शाह फैमिली है उसके अंदर भी बहुत सारे करप्ट पीपल देखने को मिलते हैं. और जो हमारा राइटर है जुल्फ़कार गोस वो डिफरेंट है. मैंने आपको बताया कि जो फजल इलाही मोहम्मद करीम के करैक्टर्स के थ्रू भी हमें करप्शन दिखाता है, किस तरीके से वो ब्राइब लेते हैं. तो यहाँ एक कोटेशन दी गई है, जिस तरह जो शाह फैमिली है वो ऑफर कर रही होती है मोहम्मद करीम को पैसे की, तो वो कहते हैं द फिगर शुड बी हायर इवन थो इट वॉज 10 टाइम्स मोर दैन हिज मंथ्स सैलरी. वो कहते हैं कि पैसे, फिगर रेफर कर रहे हैं कि जो जो वो रिश्वत उसे दे रहे हैं वो इतनी ज़्यादा है कि वो 10 गुना ज़्यादा है उसकी एक मंथ की सैलरी से. तो इस तरह हमें करप्शन देखने को मिलती है. नेक्स्ट जो थीम है इसका सोशल इंजस्टिस का. थ्रू आउट द नोवेल हमें ये इंजस्टिस देखने को मिलती है. फर्स्ट इन द केस ऑफ रफ़ीक, सेकंड जवेद, और तीसरा जो था अजीज़ खान. बेसिकली ये जो अजीज़ फैमिली है ये फेस ही इंजस्टिस को करती है. पहले तो रफ़ीक के साथ इंजस्टिस किया ही नहीं जाता, ठीक है. दूसरे नंबर पर उसे हैंग कर दिया जाता है. जवेद के लिए जब उसका फादर जो आवाज़ उठाता है तो वो उसे भी दबा दिया जाता है, ठीक है. और तीसरे नंबर पर जब अजीज़ खान की लैंड होती है तो उसके साथ भी इंजस्टिस किया जाता है. तो हम ये देखते हैं थ्रू आउट द प्ले हमें इंजस्टिस देखने को मिलता है, सोशल इंजस्टिस देखने को मिलता है. जबकि जब रफ़ीक को तो फेस कर लेता है हैंग, लेकिन जो उसका मर्डरर होता है उसका, यानी जिस उसको हैंग कर दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे जिसका हाथ होता है आफाक का, वो खुद इंग्लैंड चला जाता है. जैसे राइटर कहता है रफ़ीक हैड बीन हैंग्ड, कि रफ़ीक तो हैंग हो चुका है. पमीला वाज डेड. पमीला बेसिकली वो गर्ल होती है जिसका वो रेप करती है और इसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है रफ़ीक पे. ही इज़ हेयर वर्मिन, उसे वर्मिन कह के पुकारा गया है. रनिंग टू अ होल इन द डार्कनेस ऑफ एन एलियन कंट्री. वो कहा गया है कि ये जो वर्मिन है ये खुद तो एलियन कंट्री में जाके बैठ के यानी इनजस्टिस क्रिएट की गई है, उससे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि इसलिए कि वो एक लग्जरस लाइफ गुजार रहा है, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करता है. और जो पावर होती है, पैसे की पावर होती है, ठीक है. जस्टिस की पावर तो यहाँ दिखाई ही नहीं गई. जस्टिस भी उसी के पास है जिसके पास पैसा है. पावर ऑफ इकोनॉमी यहाँ हाईलाइट की गई है.
नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रीड। तो ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट है हमें देखने को मिलता है थ्रू द शाह फैमिली, थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम। जो शाह फैमिली इतनी ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं कि 2 इंडस्ट्री बनाने के बाद भी वो और ज़्यादा इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रही है। वो 70 एकड़ एक्वायर करती है फ्रॉम अजीज़ खान ताकि वो उसे दी जाए, और इस तरह वो नेगेटिव जो हम कह सकते हैं नेगेटिविटी ऑफ अपर क्लास को हाईलाइट किया गया है इसके अंदर। और जो ग्रीड है वो पुलिस जैसे कि मोहम्मद करीम और फ़ज़ल इलाही इनके करैक्टर के थ्रू भी हमें देखने को मिलता है। और जब फ़ज़ल इलाही हेल्प करता है यानी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जब वो अजीज़ खान के अगेंस्ट जाता है और शाह फैमिली ने उसे पैसे दिए होते हैं, बेसिकली अयूब खान ने उसे पैसे दिए होते हैं तो कि तुमने अजीज़ खान की मदद नहीं करनी। तो जब वो इस तरह कर लेता है तो वो उसे ब्राइबरी लेता है, ठीक है। वो इतना ग्रीडी दिखाया गया है कि जो राइटर है हमारे पास वो अयूब खान इसके अंदर कहता है कम एंड कलेक्ट द रिवार्ड टुमारो, कि आओ अपना रिवार्ड ले लो। और उसका जो रिवार्ड होता है वो 50,000 होता है, 50,000 उसका होता है और 50,000 मोर होते हैं ताकि वो 20 मोर ऑफिसर्स के अंदर उसको डिवाइड कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा जो पुलिस का सिस्टम है वो सारा ही करप्ट है, ठीक है। सबके अंदर ग्रीड है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। जो रिलीजन और कल्चरल वैल्यू हमें देखने को मिलती है थ्रू द करैक्टर ऑफ अजीज़ खान। अजीज़ खान अपने रिलीजियस पे उसका बहुत फीम बिलीव दिखाया गया है, और अपना जो कल्चर है यानी इसके अंदर क्या दिखाया गया है, हमें पाकिस्तान के कल्चर को हाईलाइट किया गया है। तो वो अपने कल्चर को छोड़ता ही नहीं है, अपनी लैंड को छोड़ता ही नहीं है। यही वजह एट द एंड ऑफ द नोवेल हम देखते हैं वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लोइटेशन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो वर्कर्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जो लोअर वर्किंग क्लास है वो भी एक्सप्लॉइट हो रही है थ्रू द हैंड्स ऑफ अपर वर्किंग क्लास, थ्रू द हैंड ऑफ बोर्जर्स क्लास। तो हमने देखा कि एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिलती है अजीज़ खान के थ्रू, ठीक है। अकरम जो इसके अंदर मैंने आपको माइनर कैरेक्टर्स दिखाए थे, बेसिकली सलीम हो गया, जवेद एक माइनर कैरेक्टर भी वर्कर था, बेसिकली रियाज, इन सब के थ्रू हमें एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलती है थ्रू द हैंड्स ऑफ शाह फैमिली। वो और जब वो बुरा करते हैं यानी एक्सप्लॉइट किया गया है वर्कर्स को इन द इंडस्ट्री, तो जो हमारा राइटर है वो ये लिखता है कि जो न्यू वर्कर्स थे ना, वर्कर्स हु वर न्यू टू कालापुर एंड वर नॉट फेमिलियर विद अयूब्स मेथड, वो फेमिलियर नहीं थे अयूब के मेथड से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सलीम और रियाज के जो थॉट थे वो रेवोल्यूशनरी थॉट थे। वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ लोगों की हेल्प वगैरह करना चाहते थे। तो इसलिए जब उनके साथ इनजस्टिस हुई तो राइटर ने ये लिखा दैट सलीम एंड रियाज हैड बीन पेनिलाइज्ड फॉर देयर प्रिजम्पशंस एट स्टार्टिंग द यूनियन, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग द यूनियन, बेसिकली यूनियन पे फोकस करना अयूब खान का काम था, तो उन्हें पेनलाइज कर दिया जाता है यानी पनिशमेंट की तरफ लेके जाया जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो रेवोल्यूशन चाहते थे। इस तरह हमें देखने को मिलता है कि जो वर्कर्स है वो एलियनेशन फेस करते हैं, जो कैपिटलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर और लस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर तो हमें हर एक करैक्टर के अंदर देखने को मिलती है, बेसिकली जो पॉलिटिकल पावर है, और इस तरह जो शाह फैमिली की पावर है कि पैसा ही पावर है। और लस्ट हमें देखने को मिलती है थ्रू द करैक्टर्स ऑफ अफाक, ठीक है। अफाक क्या करता है, वो सबसे पहले इसकी जो मैंने आपको बताया इलेजिटिमेट कज़न, इलेजिटिमेट बेसिकली डॉटर होती है अकरम शाह की, उसको दिखाया गया। उसके थ्रू भी हम थोड़ी सी लस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो अफाक कहता है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता है और वो भी उसकी तरफ होती है, लेकिन फिर बाद में उसे छोड़ देती है कुछ इश्यूज़ की वजह से, शायद वो इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन लस्ट हमें देखने को मिलती है किस तरीके से पामीला के साथ वो इंडल्ज होता है अफाक, और फिर जमीला बानो के साथ वो करीब कर लेता है, और इस तरह अपनी ही जो सिस्टर इन लॉ होती है उसके साथ वो इंडल्ज होता है। तो इस तरह लस्ट हमें देखने को मिलती है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अफाक, ठीक है। बिट्रेयल इसके अंदर देखने को मिलती है। जो बिट्रेयल है इसका थीम बहुत अच्छे से इसके अंदर हाईलाइट किया गया है, क्योंकि जो बिट्रेयल है हम ये देखते हैं कि जो अफाक है सबसे पहले वो धोखा देता है रफ़ीक को, उसे मैनिपुलेट करके, फिर जवेद को भी धोखा दिया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हुसैन है वो धोखा देता है अजीज़ को, जो हुसैन उनका ब्रोकर होता है वो अजीज़ को धोखा देता है। हालांकि हुसैन को पता होता है कि अगर हुसैन सच बोलता, लेकिन हुसैन बिक चुका था थ्रू द हैंड्स ऑफ शाह, तो वो क्या करता है, वो मैनिपुलेट करता है अजीज़ खान की फैमिली को जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, यानी करप्शन आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। रज़िया धोखा देती है अयूब खान को, ठीक है, क्योंकि वो इंडल्ज होती है ना सेक्शुअल अफेयर विद अफाक। और इसी तरह अफाक जब इंग्लैंड चला जाता है, पामीला के साथ इंडल्ज हो जाता है, तो वो रज़िया को धोखा देता है। तो रज़िया उसके पीछे जाती है, लेकिन जब वो ये सारा सीन देखती है तो फिर वो वापस आ जाती है। इस तरह हमें बिट्रेयल भी थ्रू आउट द प्ले नॉवल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जेलिसी का थीम। तो जो जेलिसी का थीम है वो पहले तो ज़किया के करैक्टर में देखने को मिलता है। ज़किया के करैक्टर के थ्रू हमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का थीम भी देखने को मिलता है। तो जो ज़किया के करैक्टर के थ्रू हमें देखने को मिलता है जेलिसी का थीम, क्योंकि ज़किया जेलस होती है पामीला से, तो फिर वो वापस आ जाती है। और इस तरह फ़रीदा का जेलस होती है ज़किया से। फ़रीदा की मैंने आपको बताया इसके कोई चाइल्ड नहीं होता, तो उसकी जेलसी हमें देखने को मिलती है विद ज़किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इस पॉइंट का एक पूरा क्वेश्चन भी है। बेसिकली जो थीम्स होते हैं ना वो अपने अंदर एक क्वेश्चन रखते हैं, हर थीम अपने अंदर एक क्वेश्चन है। आपको ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए मेन पॉइंट्स, आप
इन सब पे आपको कोई हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन पूरा बन सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म। जो बेसिकली कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म ये दोनों इकोनॉमिक हम कह सकते हैं मूवमेंट थी या थेरी थी, यानी इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती है। कैपिटलिज्म जो था इसके अंदर फोकस किया जाता है कि अपर बोर्जस क्लास पे, कि उनके अंदर उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, वो एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है, जो वो सर्विसेज को ओन करती है ऑफ द पुअर वर्किंग क्लास की। और इसी तरीके से जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म बेसिकली क्रिटिसिज्म है उन कैपिटलिज्म। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें बोर्जस क्लास थ्रू शाह फैमिली देखने को मिलती है, वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर वर्किंग क्लास को, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है इसके अंदर ग्रीड और लस्ट होता है, तो हमें ग्रीड और लस्ट का थीम हमने डिस्कस किया। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि शाह फैमिली के पास उन्होंने 2 इंडस्ट्रीज़ बनाई, तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इस तरह हमें ये थीम देखने को मिलता है। तारिक रहमान राइटर है, वो इसके बारे में कहते हैं द ओनली इंपॉर्टेंट फिक्शन रिप्रेजेंटिंग द सोशल रियलिटी ऑफ इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव कैपिटलिज्म इन पाकिस्तान इन 1960s। कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसके अंदर प्रिमिटिव कैपिटलिज्म को इमर्जेंस दिखाई गई है 1960s के अंदर, यानी 1967 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। तो इस तरह हमें कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म का थीम देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी ऑब्सेसिव लव को। तो जो ऑब्सेसिव लव का थीम है बेसिकली एक तो देखने को मिलता है हमें अज़ीज़ खान का, ठीक है। अज़ीज़ खान ऑब्सेसिव लव था विद हिज लैंड, ठीक है, अपनी लैंड से बहुत मोहब्बत करता था। वो ट्रेजिडी को फेस कर लेता है लेकिन अपनी लैंड को नहीं छोड़ता, और यही वजह है कि जब इन द एंड ऑफ द नॉवल हम देखते हैं कि जब उसकी लैंड ही चली गई तो फिर वो सुसाइड कर लेता है, यानी इतना वो ऑब्सेसिव था। और अज़ीज़ खान की जो वाइफ होती है ज़किया, उसका ऑब्सेसिव लव विद हर सन्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलियनेशन का थीम। एलियनेशन का थीम हमें अज़ीज़ खान के कैरेक्टर के थ्रू देखने को मिलता है, क्योंकि अज़ीज़ खान हम देखते हैं कि जो लास्ट पे वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, उसकी फैमिली का हर एक मेंबर की डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ चली जाती है, उसके 2 सन चले जाते हैं, बेसिकली जो सन उसके बैकबोन होते हैं तो वो भी चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल एलियनेट हो जाता है। और ये जो एलियनेट उसे कर देती है ये सोसाइटी करती है। नो डाउट कि अज़ीज़ खान के भी कुछ फ्लास थे, अगर वो सिचुएशन को उसी वक्त हैंडल कर लेता जब उसके फर्स्ट बेटे को हैंग कर दिया गया, यानी उसे पता था कि ये उसके साथ इनजस्टिस हुआ, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन वो एलियनेट हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास थीम है वो है रोल ऑफ़ पावर का। तो पावर मैंने आपको बताया यहाँ रोल ऑफ़ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इमरजेंस के बाद यहाँ पावर ही इमर्ज हो रही थी और यही वो इरा है। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो बेसिकली ये वो वाहिद नोवेल है जिसके अंदर हमें पाकिस्तान की जो रूट्स के अंदर जो इवल्स थी ना उसकी इमरजेंस देखने को मिलती है। यहाँ करप्शन की इमरजेंस है, यहाँ कैपिटलिज्म की इमरजेंस है जो आज तक चली आ रही है, करप्शन भी अभी तक है। तो यहाँ हमें रोल ऑफ़ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है शाह फैमिली के थ्रू। जो सारे पॉइंट्स सेम हैं लेकिन किस तरीके से वो कौन सा थीम क्रिएट कर रहे हैं, आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कल्चरल क्लैश है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के कल्चर को हाईलाइट किया गया है, ईस्टर्न कल्चर को हाईलाइट किया गया है, लेकिन यहाँ जो कल्चरल क्लैश है विद द एक्सेप्टेंस, क्लैश इन एक्सेप्टेंस के अंदर बताया गया है। क्योंकि जो शाह फैमिली है ना वो आती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी वो अपने पर्पस के लिए करती है, ग्रीड होता है, लस्ट होता है उनके अंदर, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो न्यू हम कह सकते हैं इमरजेंस हो रही थी कैपिटलिज्म की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की चीज़ें बन रही थी, अर्बनाइजेशन आ रही थी, तो जो अज़ीज़ खान है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो रोल ऑफ फेड पे ज़्यादातर फोकस करता है। तो इसी तरह हम देखते हैं थोड़ा सा कल्चर क्लैश आ जाता है विद इन द एक्सेप्टेंस, कि वो अगर अज़ीज़ खान इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत सारी सिचुएशंस या हम कह सकते हैं कुछ सोल्व में भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह में ये थीम देखने को मिलता है। तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की जो वीडियो में हमने बात की है थीम्स के बारे में, ओवरऑल थीम्स के बारे में डिस्कशन की है, क्योंकि जो सारे थीम्स हैं ये अपने अंदर एक क्वेश्चन रखते हैं, हर थीम पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, विद कोटेशंस हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ द मर्डर ऑफ अज़ीज़ खान। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।